हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 8 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। ठीक है, गांव और शहरों के बारे में। लोहार की दुकान पर प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। देखिए, लोहार ये बनाते हैं ना, इसलिए। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। तो ये एक लोहार को काम करते हुए देख रहा था। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। महापाषाण कब्रें हमने पिछले अध्याय में देखा था, किस तरह से जो बड़े बड़े पत्थरों से कब्रें बनाई जाती थी। तो इनके साथ में जो सामान रखा जाता था उसमें लोहे के औजार भी रखे गए थे। इसके बारे में अध्याय 4 में पढ़ा था। ठीक है, ये देखिए लोहे के औजार है। और आजकल आपको पता है कि हम लोग भी किस तरह से जो लोहे की बनी हुई जो चीज़ें हैं उनको काम में लेते हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। ठीक है, तो हलों के जो फाल हैं वो मिले हैं और कुल्हाड़ियाँ मिली है। इसके बारे में अध्याय 5 में पढ़ा था। लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया था। पहले जो है ना लकड़ी के फॉल या इस तरह का होता था, और बाद में लोहे के फाल आ गए तो कृषि जो है उसके अंदर उत्पादन बढ़ गया। औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम चुना है। हंसिया, कुल्हाड़ी, संडसी। ठीक है, ये तो आपने घर पे देखा होगा, इस तरह की होती है संडासी जिसको बोलते हैं हम लोग। कुल्हाड़ी और संडसी। लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग तुम रोज करते हो। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। सिंचाई। देखिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए हम जो शुरुआती आरंभिक जो अध्याय है उनसे पढ़ते आ रहे हैं कि किस तरह से जो पुराने लोग हैं उन्होंने एक जगह रहना शुरू किया। उसके बाद में वो लोग पशुपालन और खेती करने लग गए। अब खेती करने के लिए पहले वो पत्थरों के औजार और फिर लकड़ी के औजारों को काम में लेते थे। अब जब लोहे का आविष्कार हो गया, लोहे की खोज कर ली लोगों ने, तो लोहे का इस्तेमाल करने लग गए। और लोहे के बाद में इनका उत्पादन बढ़ा, तो अब ये लोग खेती करने के लिए सिंचाई का भी काम में लेने लगे, सिंचाई का भी प्रयोग करने लगे। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था, क्योंकि जो सारे राजा थे ना वो गांव से कर लेते थे, और कर के लिए फिर गांव का समृद्ध होना यानी कि वहाँ पे अच्छी फसल होना ज़रूरी था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। तो ये सिंचाई के साधन थे, नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाई देंगे। खाली स्थानों में सही वाक्य भरना है। ठीक है, ये इस तरह से ये दे रखा है, इसको पूरा करना है। देखिए क्या क्या लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों का उत्पादन बढ़ाना था, ये भी कारण था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च भी किया। अब जो नहरें वगैरह बनाने के लिए फिर जो गवर्नमेंट राजा थे उनको पैसे भी खर्च करने पड़े थे। तो ये इनको काम में लेते हुए जो सेंटेंस है ना, इनको कंप्लीट करना है। गाँव में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेलल्ला, देखिए यहाँ से अंडरलाइन करना है कि तमिल के अंदर जो बड़े भूस्वामी जिनके पास बड़े बड़े खेत या ज़्यादा ज़मीन होती थी उनको क्या बोलते थे? वेलल्ला। साधारण को हलवाहा, और हलवा को उणवार, और भूमिहीन मजदूर जो दास, भूमिहीन जिनके पास ज़मीन नहीं थी उसको कडेसियार और अधिमई कहलाते थे। तो ये इनके नाम हैं, इनको ध्यान में रखने हैं आपको। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भुजक कहलाता था। उत्तरी भारत के अंदर अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते।
यानी कि यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक मतलब ग्राम का मुखिया। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं सौंप देते थे। ठीक है, क्योंकि ये जो ग्राम के अंदर सबसे धनवान व्यक्ति होते थे, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी, ठीक है, तो उसको ग्राम का अधिकारी भोजक बना देते थे और फिर वो गांव के अन्य लोग जो है उनसे कर इकट्ठा करता था। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूली का काम इन्हें सौंप देता था। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। ये तो मुखिया हो गया, और ये अन्य स्वतंत्र कृषक, इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरे की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। प्राचीन तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि संगम साहित्य क्या है। तो प्राचीन जो तमिल रचनाएं हैं उनको कहते हैं संगम साहित्य। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै जो चेन्नई के अंदर जगह है ना, कि कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। ठीक है, तो संगम साहित्य क्या होता है इसके बारे में आता है कि तमिल की जो प्राचीन साहित्यिक जो रचनाएं हैं ना उनको बोलते हैं। नगर क्या कहती है, कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएं और पुरातत्व। नगरों के बारे में तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी, जातक कथाएं। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। भगवान बुद्ध के बारे में जो भी उनके जन्म से जुड़ी हुई जो भी कहानियाँ है ना वो जातक कथाओं के अंदर आती है। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें बताया गया कि एक निर्धन किस तरह से धीरे धीरे धनी बन जाता है, और ये कहानियाँ जो है सच्ची घटनाओं पर आधारित होती थी और जो ग्रामीण थे उनके अंदर काफ़ी चलन में थी। एक निर्धन की चतुराई। ये कहानी पढ़ते। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। ठीक है, फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। पहले उसने अपना चूहा बेच दिया और उसके बाद में वो देख रहा है कि आंधी आई और राजा का जो पूरा गार्डन है वो ये टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली इन्हें साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियाँ और पत्ते उसे मिल जाए तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुगकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहाँ उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा कि तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो उसने कहा कि मैं आपको ये बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा कि कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी नहीं बिक जाए। तो उन्होंने अपने घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास न मिली तो उसने उस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। तो इस कहानी से देखना ना किस तरह से वो अपना व्यापार करता है। ठीक है, प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगल में
जंगल के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। तो पुराने जो टाइम की जो भी घटनाएं थी वो मूर्तियों के अंदर, मतलब मूर्तियों के द्वारा बताई जाती थी। दिल्ली में मिला वलय कूप। हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था से यह कैसे भिन्न है, ये पता करना है। सांची की मूर्ति कला नीचे दे रखी है, ये देखिए, ये यहाँ पे ये सांची की मूर्ति कला है। यह मध्य प्रदेश, सांची कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। और एक प्रश्न ये भी आया था लास्ट चैप्टर में सारनाथ के बारे में, ठीक है। तो सारनाथ कहाँ है, वाराणसी के अंदर। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। सांची की मूर्तिकला, यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये जो एक पूरा का पूरा शहर की जीवन के बारे में बताया गया, किस तरह से लोग गाँव में रहते हैं, घरों में काम करते हैं, ये सारा का सारा एक ही जो है चित्र के अंदर बता रखा है। अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहरों महाजनपदों की राजधानियाँ थी जिनके बारे में पढ़ा था, और इनमें से कुछ शहर है वो परकोटे से घिरे हुए थे, ये भी हमने पढ़ा था। जैसा हम ऊपर चित्र में देख रहे हैं, अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। ये वलय कूप गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय ये वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। ये जो गोल गोल कुएं टाइप में होते हैं ना, वलय कूप नालियाँ टाइप में, ठीक है। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी या कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों और यात्रियों के विवरणों का भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्तनों पर वह गया, पतन यानी बंदरगाह, ठीक है, उन सभी के बारे में उसने लिखा। मानचित्र 7 में भरूच ढूंढना है आपको, ठीक है। ये देखिए भरूच की कहानी, बेरी गाजा या भरूच का यूनानी नाम। जो भरूच हमारे राजस्थान जी, जो हमारे इंडिया के अंदर गुजरात के पास है ना, तो उसका यूनानी नाम है बेरी गाजा। बेरी गाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरी गाजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम और इत्र यहाँ से निर्यात किया जाता था, ठीक है। आयात यहाँ दूसरे देशों से मंगाया जाता था, और ये जो सामान है वो सारा का सारा हमारे यहाँ से दूसरे देशों में भेजा जाता था। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब और उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे, ठीक है। तो ये जो गिफ्ट लाते थे उसके अंदर है। इसके बाद में देखिए सिक्के। सिक्के से पहले अब ये पढ़ते आहत सिक्के क्या होते हैं, इनसे भी संबंधित प्रश्न आता है। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। आयताकार, वर्गाकार और कभी कभी गोल भी होते थे, ठीक है। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाएं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत कहलाए, ठीक है। इन पे डिज़ाइन बनाई जाती थी ठप्पा मार के। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते थे और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। तो जो शुरुआती जो सिक्के हैं ना वो इस तरह के थे। ये देखिए, एक धातु को इस तरह से काट के और उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया गया जिससे डिज़ाइन बन जाती है। किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। देखिए, आहत का मतलब यही था ठप्पा मारना, ठीक है। ब्लॉक किसी भी तरह से ठप्पा मार के इसको बनाना, बस ये था। और किसी भी धातु पे बना सकते थे इसको। तो सबसे जो शुरुआती सिक्के हैं वो ये है। विनिमय के अन्य साधन।
संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ना है और इसमें देखना है कि विनिमय के क्या क्या साधन थे। ठीक है। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र रहे। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा। ठीक है, ये देखिए मानचित्र 7 के अंदर देखना है हमको, जो प्रश्न संख्या 102 पे। यह है 2500 साल पहले साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। मथुरा के बारे में बता रहे हैं कि बहुत ही पुराना नगर रहा है, क्योंकि यहाँ यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। देखिए, ये जो मथुरा नगर है वो ऐसी जगह पे बसा हुआ था जहाँ से 2 रास्ते थे। एक तो उत्तर पश्चिम से पूर्व की तरफ जाता था, ठीक है, और दूसरा था उत्तर से दक्षिण की तरफ। ये एक तो इस तरह से जाता था और एक इस तरह से, कैसे भी करके इसको देख सकते हैं। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान और पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्ति बनाने का केंद्र था, मूर्तिकला का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में अगले अध्याय में पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। ये कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। मथुरा में प्रस्तर खंडों और मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं, पत्थरों के टुकड़ों पर। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्री और पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्राय राजा के शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनार, लोहार, बुनकर, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वालों का उल्लेख है। तो इससे जो भी ये अभिलेख लिखवाए थे पत्थरों पे, इनसे आने वाले जो लोग थे उनको पता चलता था कि पुराने टाइम में किस किस तरह से काम किया जाता था। शिल्प तथा शिल्पकार। पूरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। उनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। उन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले, इसलिए उनको उत्तरी कहा। और इनकी जो डिज़ाइन है वो बहुत ही बेहतरीन है। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे। देखिए, व्यापारियों और शिल्पकारों के संघ होते थे जिन्हें श्रेणी कहते हैं। ये भी प्रश्न आता है कि श्रेणी क्या है, तो व्यापारिक संघ या शिल्पकारों के संघ। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण करना, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करते थे। देखिए, शिल्पकार जो है वो बनाने से संबंधित काम करते थे, किसी को प्रशिक्षण देना, उनको रॉ मटेरियल अवेलेबल कराना और फिर उनका जो भी बना हुआ सामान है उसको बेचने के लिए तैयार करना, ठीक है। और व्यापारी जो है वो व्यापार से संबंधित गतिविधियां करते थे। श्रेणियां बैंकों के रूप में कार्य करती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पुराने टाइम के अंदर जो श्रेणियां हैं वो बैंकों के रूप में भी काम करती थी, जहाँ लोग पैसा जमा करते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ या धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बैंक है उनका भी प्रयोग होने लग गया था। देखिए, उत्तरी काले चमके पात्र जो हमें मतलब नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड और वेयर, ठीक है। ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले चमकदार काली सतह वाले पात्र थे। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इसको अच्छे से पकाया जाता था। इस पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। सूत काटने और बुनने के नियम। कपड़े का व्यापार होता था, इसके बारे में देखा था। तो सूत काटने और बुनने के भी नियम थे। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अर्थशास्त्र हमने पढ़ा था कौटिल्य या चाणक्य जो थे मौर्य साम्राज्य के अंदर, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। तो इनकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र।
अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया। इसमें वर्णन किया गया कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ, सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम असक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा, वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था। तो ये जो ज़्यादातर काम था ये महिलाओं से करवाया जाता था। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है वे अपनी दासियों को बेचकर कच्चे माल को मंगवा सकती है और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती है। वर्क फ्रॉम होम भी करते थे ये लोग। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती है उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता, मतलब सुबह जल्दी, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती। अगर निरीक्षक उन औरतों की तरफ देखता या इधर उधर की बातें करता तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अगर औरतों ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उन्हें जुर्माना देना होगा। इसके लिए उनका अंगूठा भी काटा जा सकता है। सूक्ष्म निरीक्षण। अरिकामेडु। मानचित्र 7 में देखेंगे हम कि अरिकामेडु कहाँ है, पुदुचेरी में। ठीक है। रोम के बारे में जानकारी पढ़नी है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था, एक बंदरगाह था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। जहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। एफोरा मतलब कुछ बर्तन मिले हैं, ठीक है, जिनको एफोरा बोलते थे। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। देखिए ये इस तरह से कोई ग्लास टाइप में या कुछ भी होगा और इसमें दोनों तरफ हैंडल बने होंगे। ठीक है। लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के देखिए इटली के एक शहर जिसका नाम एरेटाइन है, पात्र के नाम से जाना जाता है। ये एक तरह के यहाँ पे चमकदार जो बर्तन मिले हैं उनको एरेटाइन क्यों कहा गया है, ये इटली का शहर है एरेटाइन, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले जिनका डिज़ाइन तो रोम का था किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, देखिए क्या क्या मिला है, रोमन लैंप मिला है, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले। तो देखिए इससे क्या पता चलता है कि हमारे और रोमन जो है साम्राज्य, उनके कोई संबंध रहे होंगे, तभी वहाँ की जो डिज़ाइन है, वहाँ की जो कला है वो हमारे भारत में विकसित हुई थी। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्धबहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। ये देखिए अभिलेख, मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। ब्राह्मी लिपि के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। तो इस तरह से कुछ कहीं जो बर्तन है उन पे कुछ लिखा गया है। अन्यत्र में देखते हैं, देखिए इसमें रोम को ढूंढना है। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बसे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया। यूरोप का जो महत्वपूर्ण शासक है उसका नाम है ऑगस्टस। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था। रोम को ईंटों का शहर कहा गया है जिसे मैंने संगमरमर का बनाया। तो ये कोटेशन देख आ जाता है एग्जाम में कि किसने कहा रोम के बारे में, और ऑगस्टस ने कहा। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर और महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंग मंडल, एम्पी थिएटर बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जैसी जगह होती है। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। पिक्चर हॉल होता है, थिएटर होता है, ड्रामा होता है, उस तरह का था। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु,
जिसका नाम एक्वाडक्ट के ज़रिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों और गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। ठीक है, जलवायु पानी लाने के जो भी साधन थे ना, उसको एक्वाडक्ट बोलते थे। तो ये रोम के बारे में है कि किस तरह से जो रोम है उस टाइम पे एक प्रसिद्ध साम्राज्य हुआ करता था। तो ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। और इसमें देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत कब हुई? लगभग 3000 साल पहले। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी कब हुई और उसके कारण क्या थे ये भी हमने देखा था। और इसके फ़ायदे क्या थे? कृषि जो है उसके उत्पादन में बढ़ोतरी हो गई थी। फिर नगर किस तरह से बसे थे? आहत सिक्के, करीब 2500 साल पहले आहत सिक्के जो थे ना, किसी भी धातु के ऊपर ठप्पा मार के जो डिज़ाइन बनाई जाती थी, इस पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता था। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत तमिल के अंदर जो भी रचनाएं होती थी उनको संगम साहित्य कहते हैं। अरिकामेडु का पतन, ये पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी का बंदरगाह था, करीब 2200 से 1900 साल पहले। तो ये हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।